हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नूवर निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। तो आज हमारी अकाउंटेंसी की ये अगली क्लास है जिसमें कि हम लोग देख रहे थे फिनेंशियल स्टेटमेंट। हमने क्या देख लिया था? ट्रेडिंग अकाउंट देख लिया, उस पर बेस्ड हमने एमसीक्यूज़ देख लिए, ठीक है। उसके बाद हमने और क्या देखा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स देखा, उस पर बेस्ड हमने एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस करे। अब जो हमारा फाइनल पार्ट है फिनेंशियल स्टेटमेंट का, दैट इज़ बैलेंस शीट, वो हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। उस पर हम लोग एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे एंड हम लोग ये देखेंगे कि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ये करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को आज की स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी ये लेक्चर नंबर 12 है। इन सभी मेंबर्स ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है जिनको कि एक दिन पहले की एक्सेस मिलती है सारी वीडियोस की, ठीक है। तो इन सभी को दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। एंड आप सभी को भी मैं इनकरेज करती हूँ कि हमारे चैनल को ज्वाइन करो टू गेट अर्ली एक्सेस ऑफ द वीडियोज़। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को अभी जाके पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले, जब भी जो क्लासेस डले आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बैलेंस शीट से। सबसे पहले देखो कि बैलेंस शीट का मतलब क्या है, मैं आपको ये बता दूं। पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको जो मैंने पिछली क्लास में समझाया था ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल भी, ठीक है। देखो पहले एक बार हो सकती है कि अगर चीज़ें आपके लिए एलियन हो, आप क्लासेस को एक बार देखो, 2 बार देखो, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करो कि मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहे हैं। देखो जब क्लासेस को आप सुनोगे एंड उस पर मैंने जो एमसीक्यूज़ करवाए वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से है सब कुछ, ठीक है। आपको यहाँ पे सीए के लिए पढ़ाई नहीं करनी, बिल्कुल भी एक बेसिक सा अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पे हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट होता क्या है? तो बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट दैट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। यानी कि बैलेंस शीट हमें क्या बताता है? किसी पर्टिकुलर डेट में, वो पर्टिकुलर डेट क्या होती है? ईयर एंड होती है। ईयर एंड क्या होता है हमारा? 31 मार्च होता है। जनरली जो है इंडियन कंपनीज़ यहाँ पे जनरली जो है वो क्या फॉलो करती है? तो 31 मार्च वाली फिनेंशियल ईयर फॉलो करती है, ठीक है। तो उस डेट पे बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। बैलेंस शीट में होता क्या क्या है? बैलेंस शीट में होता है असेट एंड होता है लाइबिलिटी एंड कैपिटल और इक्विटी। 3 पार्ट होते हैं बैलेंस शीट में। क्या क्या होते हैं? बैलेंस शीट में होता है हमारा असेट। असेट का मतलब होता है कि बिजनेस के पास क्या क्या है, बिजनेस क्या क्या ओन करता है, बिजनेस के पास है क्या क्या, उसकी संपत्ति क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बिजनेस के पास कैश है, बिजनेस के पास स्टॉक है, बिजनेस के पास मशीनरी है, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब जो है ये सब हमारी संपत्ति है बिजनेस की। तो ये सब असेट में आती है। लाइबिलिटीज़ क्या होता है? लाइबिलिटीज़ में होती है कि उसने कितने लोन ले रखे हैं, उसके क्रेडिटर कितने हैं, ठीक है, उसने कितना लोन लिया हुआ है बैंक से एंड कितने सारे उसके खर्चे हैं, ठीक है, जो उसको पे करने हैं, ठीक है। तो ये सब हमारी हो गई लाइबिलिटीज़ में बिजनेस की। एंड तीसरा पार्ट होता है हमारा कैपिटल, जिसको कि इक्विटी भी बोलते हैं, यानी कि जो ओनर है, जो मालिक है कंपनी के, उसने कितने पूंजी उसमें लगाए हुए हैं, वो है हमारा कैपिटल और इक्विटी, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं बैलेंस शीट के? तो बैलेंस शीट का हमारा देखो क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले कि ये तो ईयर एंड पे बनाई जाती है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। जब ट्रेडिंग बन जाता है, पीएल बन जाता है, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है बैलेंस शीट का फाइनल स्टेप, ठीक है, फिनेंशियल स्टेटमेंट की ओर। ऑब्वियसली यही तीनों को मिला के फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या पार्ट होता है एक बार फिर से रिपीट करो? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड तीसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। 3 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स हमने देख लिए, थर्ड हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो असेट इक्वल्स टू, इसमें जो है बैलेंस शीट का ये रूल है, असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी होना चाहिए। लाइबिलिटी में क्या होते हैं? 2 पार्ट होता है ना, एक होता है हमारी कैपिटल वाली पार्ट, इक्विटी वाला पार्ट, प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू असेट होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। ये कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट। ये कोई अकाउंट नहीं, ये एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है कि कंपनी के पास कितने असेट है, कितनी लाइबिलिटी है, बस इसको टोटल मैच किया जाता है, ठीक है। इससे क्या पता चलती है? इससे बैलेंस शीट से ऑब्वियसली आपको पता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सर्कुलेट किए जाते हैं। जिन्होंने भी जो है शेयर्स में पैसे लगाए होंगे, इन्वेस्ट किए होंगे, कंपनी देखना आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है हर किसी को जो है वो दी जाती है, पब्लिक सर्कुलेशन के लिए होती है। जिससे कि आप क्या पता करते हो? जिससे आपको पता चलती है कंपनी की अभी करंट पोजीशन क्या है, ठीक है, क्या स्टेबिलिटी है उसकी मार्केट में, ठीक है, उसका ये क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये पता चलती है आपको। तो बैलेंस शीट से ये समझ में आता है। तो आपको बैलेंस शीट बनाने का किसी भी कंपनी का क्या पर्पस है ये समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं आगे। देखो लाइबिलिटी साइड और असेट साइड। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या होते हैं? कैपिटल हो गई, ठीक है,
कैपिटल में हम लोग जो है प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। और ड्राइंग्स मैंने आपको पहले भी बताया ड्राइंग्स क्या होती है, मैं आपको दोबारा रिपीट नहीं करने वाली हूँ। जिन्होंने भी अब तक हमारी अकाउंटेंसी की बेसिक क्लासेस नहीं देखी है, आपको ये सब बेसिक टर्म समझ में नहीं आएंगे। मैंने अपने पहले की क्लासेस जो है हमारी क्लास 1-2 जब आप देखोगे उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आपको कि ड्राइंग्स क्या होते हैं, तो जाके पहले उस क्लास को देखो आप, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है हमारी डेडिकेटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी आपको फिर से। तो कैपिटल में जो है वो नेट प्रॉफिट ऐड होती है, ठीक है, उसमें से ड्राइंग्स माइनस होते हैं, तब जाके वो कैपिटल का फाइनल फिगर आता है, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में और क्या क्या होती है, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोल के प्रॉपर सेग्रीगेशन होती है कि यानी कि लॉन्ग टर्म्स में, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है ये मैं आपको आगे भी बताऊँगी, डोंट वरी, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है एंड शॉर्ट टर्म यानी कि करंट लाइबिलिटी में क्या क्या होती है, जो हमें तुरंत अभी विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर हमें पे करने हैं, वो होती है हमारी करंट लाइबिलिटी में, ठीक है। असेट में क्या क्या होता है, फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट का मतलब होता है हमारा जो भी परमानेंट असेट्स है जो कंपनी में यूज़ हो रहे हैं, वो हो गया हमारा फिक्स्ड वाला। और करंट असेट्स क्या होते हैं, करंट असेट्स होते हैं जिसको कि 1 साल के अंदर बेच करके आप उससे पैसे रियलाइज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। करंट एसेट्स में आ जाते हैं जैसे कि कैश, जो आपके पास कैश बैलेंस है, कंपनी के जो बैंक अकाउंट में पैसे हैं, जो हमारे डेटर्स है जो लगता है कि 1 साल के अंदर पैसे दे देंगे, वो सब, ठीक है। तो ये सब हमारा आ जाता है करंट एसेट में। जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की है, जो भी कंपनी ने भी तो इन्वेस्टमेंट, जैसे आप इन्वेस्ट करते हो शेयर्स में, वैसे कंपनी भी तो इन्वेस्ट करती है, तो कंपनी जो इन्वेस्ट करती है वो उसकी असेट्स है, वो उसकी संपत्ति है, ठीक है। तो वो असेट साइड में होगी। और फिक्टिटियस असेट यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी कंपनी इसी साइड में डाल के रखती है एंड उसको ओवर द ईयर 5 ईयर्स में राइट ऑफ करती है। इसके बारे में आपको जो है वो मैंने शायद पहले भी बताया है, लेकिन डोंट वरी, जब हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जब हम लोग मिसलेनियस चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं फिर से बता दूंगी ये। अभी भर के लिए बस इतना जान लो कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कि कंपनी जब फॉर्म हो रही होती है ना, कंपनी जब बन रही होती है तो उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेमोरेंडम बनाने में, एग्रीमेंट बनाने में, लॉयर चार्जेज होते हैं, बहुत सारे। जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जो खर्चा होता है उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। उसको कंपनी जो है वो इसी जगह रिकॉर्ड करती है, असेट में डाल के रखती है और उसको ओवर द ईयर, ठीक है, ओवर द यानी कि 5 साल 7 साल उसको वैसे वैसे धीरे धीरे मान लो 1 लाख का खर्चा हुआ तो 20-20 हज़ार करके 5 साल तक उसको निकाल देती है, हटा देती है, ठीक है। ऐसे करके इसकी प्रोविज़न होती है। देखो बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा, बैलेंस शीट दिखता कैसे है, तो बैलेंस शीट ऐसा दिखता है। पहले तो यहाँ पे ये देख लो, करंट लाइबिलिटी जिसमें कि होते हैं क्रेडिटर यानी कि जिसको आपको पैसे देने हैं, ये सब करंट लाइबिलिटी में आएंगे। बिल्स पेएबल यानी कि जहां आपको बिल्स जो है वो पे करने हैं। बैंक ओडी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि जो भी एक्सपेंसेस अभी आपको चुकाने हैं। फिक्स्ड लाइबिलिटी में क्या क्या होता है, फिक्स लाइबिलिटी में कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सब आते हैं। असेट्स में अगर हम देखें तो 3 पार्ट है हमारे, देखो फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स में आ जाएंगे कैश वाले पार्ट, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, अभी कैश कितना है और बैंक में कितना पैसा है, ठीक है। करंट एसेट्स में आ जाएंगे जिसको कि 1 साल के अंदर बेच करके पैसे रियलाइज़ किए जा सकते हैं, उसको कहते हैं करंट एसेट, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स यानी जिससे हमको पैसे मिलने हैं, बिल्स रिसीवेबल यानी कि ऐसे बिल्स जिससे पैसे हमें मिलेंगे, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब करंट एसेट में आते हैं। फिक्स्ड एसेट में आ जाता है हमारा फिर से वही लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारा आ जाएगा फिक्स्ड एसेट में। अब देखो असेट्स क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको सेग्रीगेशन बताऊंगी कि असेट कितने तरह के होते हैं, नॉन करंट, करंट क्या होता है, सब कुछ बताऊंगी। तो असेट सबसे पहले, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता दे रही हूँ, रिपीट कर दे रही हूँ। असेट क्या होता है, असेट ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको कि कंपनी ओन करती है, जिसको यानी कंपनी बोल सकती है कि ये मैं इसे ओन करती हूँ, ये मेरा है, मैंने खरीदे हैं, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसका कि फ़ायदा वो फ्यूचर में मतलब ओवर द ईयर्स उठाने वाली है, ठीक है। जैसे मान लो कि कंपनी ने जो है वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो उससे वो मैन्युफैक्चर कर करके उससे बेनिफिट लेगी ना, उससे 5 साल लेगी, 10 साल लेगी, तो इसको बोलते हैं हमें असेट, जिससे कि ओवर द ईयर्स यानी कि कुछ साल तक आप उसको यूज करके उससे फ़ायदा उठाओगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट की बात करें तो कितने तरह की एसेट होती है, अगर हम टेंजिबिलिटी की बात करें यानी कि छूने के हिसाब से, ठीक है, तो हम लोग 2 तरह की एसेट होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट होती है जिसको कि देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, और टेंजिबल, अगर आपको मेरी स्पीड लग रही होगी क्लासेस की, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रहे हो, तो आप क्लासेस को 0.5 करके भी सुन सकते हो। मैं जल्दी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिसको समझ में आ रहा है उसको, जिन्होंने हमारी पूरी क्लासेस देखी उसको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और उनको नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। मेरी ये भी रहती है क्लासेस की 30 मिनट्स में जो है वो क्लासेस खत्म हो जाए। क्यों पढ़ाना क्लास को अननेसेसरी यार, इतना पेशेंस नहीं होता है किसी में भी, ठीक है। 30 मिनट्स में मैं आपको बता दूँ, लेकिन आपको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है तो आप स्लो कर लो, इसको 0.5 कर लो, नहीं तो अगर नहीं समझ में आए क्लासेस को फिर से देखना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिसको कि छुआ जा सकता है, जिसको टच किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। एंड इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिसको कि छुआ नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जांपल जैसे कि पेटेंट हो गई, कॉपीराइट हो गई, गुडविल हो गई, ये सब हो गई,
यूजेस के हिसाब से अगर हम देखें, यूजेस के हिसाब से देखें तो दो तरह की एसेट होती है, दैट इज नॉन करंट और करंट। करंट एसेट क्या होती है, जिसको कि शॉर्ट टर्म एसेट भी बोलते हैं, जिसको कि 1 साल के अंदर जो है वो कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है बेच करके। एंड फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट, फिक्स्ड एसेट को नॉन करंट एसेट भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल जिसको कि लॉन्ग टर्म बिजनेस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट मशीनरी हो गई, ये सब बहुत लंबे समय तक कंपनी यूज करती रहती है, तो वो सब नॉन करंट एसेट है। ठीक है, अब देखो लाइबिलिटीज़ भी वैसे जो है क्लासिफिकेशन हम देखते हैं लाइबिलिटीज़ की। इसमें देखो क्या है, लाइबिलिटीज़ कितनी तरह की होती है। सबसे पहले देखो कि नॉन करंट लाइबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जिसको कि 1 साल के अंदर पे जो है वो मतलब 1 साल के अंदर जिसको पे करना है उसको कहते हैं हम लोग करंट लाइबिलिटी, और 1 साल के ऊपर भी पे करें तो चलेगा उसको हम लोग कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे कि पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है ये भी मैंने आपको बेसिक क्लासेस में बताई हुई, तो आप जा करके देख लेना। डिबेंचर मतलब होता है कि कंपनी जो है वो कंपनी को जब मार्केट से पैसे उठाने होते हैं तो 2 तरीके होते हैं। एक तो होती है इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर, यानी कि जो आप शेयर्स में डायरेक्टली पैसे लगाते हो वो उसको कहते हैं इक्विटी। दूसरी होती है बॉन्ड यानी कि डिवेंचर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, जिसमें कंपनी जो है वो बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है और आप खरीदते हो। उसमें फिक्स्ड होता है कि आपको 6 महीने पे, 1 साल पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और आपको एट द एंड ऑफ द यानी कि मान लो 10 साल के लिए निकाली, 15 साल के लिए निकाली, 5 साल के लिए निकाली, तो जब 5 साल खत्म हो जाएंगे तो आपको पैसे भी वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये होता है, इंटरेस्ट मिलते रहेंगे, पैसे वापस हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सब होते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जिसको कि 1 साल के अंदर पे करना है उसको कहते हैं करंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे बिल पेएबल हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्रेडिटर भी आ सकते हैं इसमें 1 साल के अंदर। थर्ड हमारी होती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी ध्यान से सुनना क्या होती है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो है विच विल बिकम पेएबल, देखो मैं आपको समझाती हूँ, जो कि किसी इवेंट पे डिपेंड करता है। मान लो कि अगर अर्थक्वेक आ गया तो कंपनी का 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो ये किसी न किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है ना, कि अगर अर्थक्वेक नहीं आया तो 2 लाख बच जाएंगे, लेकिन अर्थक्वेक आ गया तब जाकर के जो है 2 लाख का नुकसान होगा। तो इसको किसी इवेंट पे जब डिपेंड करती है कोई लाइबिलिटी, उसको कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। इसको मेन बैलेंस शीट में ना दिखा करके इसको फुटनोट में दिखाया जाता है, यानी नीचे इसको दिखाया जाता है कि इतनी कंटिंजेंट लाइबिलिटी, उसको मेन में नहीं डालता है। क्यों? क्योंकि वो सर्टेन नहीं है ना होना, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए उसको मेन बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनाया गया है। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या कंटिंजेंट लाइबिलिटी को मेन बैलेंस शीट में दिखाया जाता है या कहाँ दिखाया जाता है। तो आप बोलोगे नहीं, उसको मेन बैलेंस शीट का वो पार्ट नहीं है, उसको एज अ फुट नोट, एज अ नीचे नोटिंग के तौर पर दिखाया जाता है। अब चलो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि राहुल के शॉप में बैलेंस शीट, राहुल की शॉप की बैलेंस शीट देख रहे हैं हम लोग एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, कैपिटल है उसका 2 लाख, यानी कि उसने पूंजी लगाई है 2 लाख की। ठीक है, उसमें से उसने नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर दिया, लेस कर दिया ड्राइंग, इतने पैसे निकाले थे उसने, तो अगर के नेट क्या हो गया यहाँ पे 2,40,000। देखो नेट प्रॉफिट ऐड किया 2,60,000, उसमें से माइनस कर दो ड्राइंग जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले थे, वो माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस कर रहे हैं, मेरी ही कंपनी है, मैंने निकाल लिया, तो माइनस क्यों कर रहे हो, ये मुझे इसका आंसर आप बताओगे। मैंने इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको बताया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जहाँ पे वेयर ओनर्स एंड बिजनेस आर 2 सेपरेट एंटिटी। ये मैंने आपको बताया हुआ है, जिसको भी समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल वो जाकर के मेरी कॉन्सेप्ट वाली जाके क्लासेस देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्रेडिटर देखो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में दिख रही है 30,000, लोन फ्रॉम बैंक दिख रहा है 50,000, असेट में यहाँ पे देखो तो कैश यहाँ पे 50,000, बैंक 80,000, डेटर्स 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 70,000, फर्नीचर 60,000, शॉप प्रीमाइसेस जो है 1 लाख। तो टोटल अगर हम करते हैं तो 3,20,000 दोनों साइड ही आ रही होती है। ठीक है, अब देखो लाइबिलिटी साइड को अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो लाइबिलिटी मैंने पहले ही बोला, ये ओनर्स का कैपिटल है, ओनर्स का इन्वेस्टमेंट है, तो वो लाइबिलिटी है हमारा। नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, जो भी हमने प्रॉफिट कमाए, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि ओनर ने पैसे लगाए हैं तो ऑब्वियसली फ़ायदा भी उसी को मिलेगा ना, तो उसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं हम लोग। ड्राइंग जो है वो माइनस करेंगे जो उसने निकाले थे। क्रेडिटर्स जो है वो अमाउंट जो कि सप्लायर से मेरे बनते हैं, सप्लायर को देने, उसको कहते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, बैंक वाला समझ में आ गया, कैश बैंक इधर आपको सब कुछ समझ में आ गया, बाकी सारा सिंपल टर्म है। यानी कि टोटल असेट इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जो ओनर्स ने पैसे लगाए उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, उसको इक्विटी कहते हैं। तो वो वाला पार्ट प्लस टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट हमेशा ही होना चाहिए बैलेंस शीट के केस में। ठीक है, असेट का मतलब यही है कि व्हाट यू हैव, जो आपके पास है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल मतलब हु ओन्स व्हाट, एंड इवन इन टाइनी एग्जाम्पल द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड्स, मतलब मोटा मोटी यही है, असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे पहले हम लोग एमसीक्यू देखते हैं, क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम देखा था वो देखा था ट्रेडिंग पे। प्रॉफिट एंड लॉस पे देखते हैं, फिर हम लोग बैलेंस शीट पे भी एमसीक्यू देखेंगे, और फिर जाके हम लोग देखेंगे पीवाईक्यूज़ में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे स्किप करके मत आगे बढ़ो यार, अच्छे से सॉल्व करो, आपको समझ में आएगा कि आपको अगर आपने क्लासेस नहीं भी सुनी है ध्यान से, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन वाकई में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे से देखो इसको, क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट अगर मान लो 1 लाख है और एक्सपेंसेस जो हमारे खर्चे 60,000 है, तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना होगा। चलो ये बहुत सिंपल है, इससे ईजी क्या हो जाएगा, और आंसर बताओ मुझे। ऑप्शन नंबर ए 1,60,000, ऑप्शन नंबर बी 40,000, ऑप्शन नंबर सी 60,000, ऑप्शन नंबर डी 1 लाख। चलो मुझे आंसर बताओ इसका क्या है। तो आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 40,000, क्योंकि 1 लाख जो है उसमें से हम अगर एक्सपेंस माइनस कर दें, जो भी हमारा एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मेरा नेट प्रॉफिट निकल जाता है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसको कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा रिकॉर्ड नहीं होता? नंबर ए सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, नंबर 3 परचेज, नंबर 4 डेप्रिसिएशन। देखो परचेज मैंने आपको क्या बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो क्या क्या होता है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज होता है। इधर हमारा जो है क्रेडिट साइड में सेल्स होता है प्लस क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर होता है परचेज के बाद। तो परचेज क्योंकि ट्रेडिंग का पार्ट है, तो परचेज ऑब्वियसली जो है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं है। तो आंसर वेरी सिंपल, सी ए नंबर ऑप्शन ये आंसर है। बाकी सब कुछ जो है पीएल में जाता है, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है, डेप्रिसिएशन हर कुछ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है आर रिकॉर्डेड इन, कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है? नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट में, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नंबर 3 बैलेंस शीट में, या नंबर 4 कैश बुक में। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो किस जगह जारी होती है, मुझे बताओ आंसर। आउटस्टैंडिंग जो सैलरी हमारी, ये कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है? ट्रेडिंग में, पीएल में, बैलेंस शीट में एंड कैश बुक में। ये मुझे आप आंसर करके बताओ होमवर्क में, ठीक है, ताकि इसमें डिस्कशंस अच्छे से करूँगी। दिस इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, तो मैं आपको इसको आपके लिए दे रही हूँ। देखती हूँ मैं क्या आंसर्स आते हैं, कितने आते हैं, फिर मैं इसको अगली बार में क्लास में डिस्कस करती हूँ। नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट इनकम कौन सा है? सेल्स रेवेन्यू, कमीशन रिसीव्ड, परचेज और वेजेस। बहुत ही ईजी, आज की क्लास से डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, बताओ मुझे। तो द आंसर इज़ परचेज ऑफ गुड्स। ये जो हमारा इंडायरेक्ट इनकम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था जो ट्रेडिंग में आती है, ट्रेडिंग का जो पार्ट है वो डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम इज रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, एंड जो भी इंडायरेक्ट है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट इनकम। इंडायरेक्ट कौन सा है? नंबर ए सेल्स, नंबर बी कमीशन रिसीव्ड, नंबर सी परचेज ऑफ गुड्स, नंबर डी वेजेज ऑफ फॉर द फैक्ट्री लेबर। तो हमारा जो इंडायरेक्ट इनकम नहीं है परचेज, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग में मैंने आपको क्या बताया था, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट जो भी खर्चे होते हैं वो आते हैं, एंड क्रेडिट साइड में सेल आता है और क्लोजिंग स्टॉक आता है, ठीक है। तो ये आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज़, नंबर ए डायरेक्ट एक्सपेंस है, नंबर बी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नंबर सी कैपिटल एसेट्स है, नंबर डी लाइबिलिटी है। तो द आंसर क्या है, चलो मुझे बताओ, 10 सेकंड में दे रही हूँ। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो कि डेबिट साइड ऑफ द पीएल में ये जाता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट मान लो अगर 80,000 की है, जो कि हमारा ट्रेडिंग से निकलता है, एंड नेट प्रॉफिट हमारा 50,000 का है, तो बताओ कि टोटल खर्चा कितना हुआ। बहुत ही सिंपल है यार, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम एक्सपेंस माइनस करते हैं तभी तो नेट प्रॉफिट निकलता है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट को माइनस कर दो तो एक्सपेंस निकल गया 30,000। ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बैड डेट्स जो है, जो कि रिटर्न ऑफ आर शोन इन, बैड डेट्स जिसको राइट ऑफ, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बैड ओवर द पीरियड करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑफ जो भी कर रहे हैं बैड डेट का, उसको कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, बैलेंस शीट एज अ लाइबिलिटी, एंड कैश बुक कहाँ पे दिखाएंगे, बताओ आंसर बताओ मुझे। 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ।
तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पीएल अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सैलरी जो कि हम लोग ऑफिस स्टाफ को पे करते हैं वो किस में जाएगा, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में, कैश बुक में। बहुत ही सिंपल है, चलो मुझे बताओ, ट्राई करो और बताओ, ट्राई करो बताओ। द आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगर मान लो ग्रॉस लॉस होता है, ग्रॉस लॉस कब होता है, किस केस में, मैंने आपको बताया था, चलो मुझे आंसर करके बताओ, कमेंट करके बताओ, ग्रॉस लॉस कब होता है, जब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आगे नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है, आगे खुद बताओ मुझे, ये ग्रॉस लॉस कब होता है। इट इज़ ट्रांसलेटेड टू, सॉरी इट इज़ ट्रांसफर्ड टू, कहाँ पे ग्रॉस लॉस ट्रांसफर करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट में, पीएल अकाउंट में, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में, कहाँ पे करेंगे, चलो बताओ। अगर ग्रॉस लॉस होता है तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ओपनिंग स्टॉक आपको 10,000 दी गई। क्यों मैंने यहाँ पे होमवर्क में दिया है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मैंने जब देखा है ना ये इसको पेपर को 2023 वाले, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे हैं यार ग्रॉस प्रॉफिट को लेकर के, तो प्रैक्टिस करो तभी एग्जाम में बना पाओगे, कुछ नहीं होगा सिर्फ थ्योरी से। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दिया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक मान लो कि अगर जो है वो 10,000 है, परचेज जो है वो 40,000 है, वेजेज जो है वो 5,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 है, सेल्स 60,000, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल करके बताना है आपको, ठीक है, बहुत ही इजी है। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रही हूँ कि कैसे ये होगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्या होता है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेज जो उस पर किए गए हैं, एंड लेस होगा उसमें सेल और क्लोजिंग स्टॉक। अगला क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल का देखते हैं। यहाँ पे विच परचेजेज जो है वो 1 लाख के हो गए, परचेज रिटर्न हो गया 10,000, यानी कि इससे माइनस होकर दिखेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, ओपनिंग स्टॉक 20,000, क्लोजिंग स्टॉक इतना। तो पता करो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ये पता करना है। हो जाएगा पता, मुझे करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज जो है नंबर ए डायरेक्ट एक्सपेंस है, नंबर 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नंबर 3 कैपिटल एसेट है, नंबर 4 लाइबिलिटी है। बताओ क्या है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, क्या है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आउटस्टैंडिंग रेंट जो है उसको कहाँ दिखाया जाता है, नंबर ए ट्रेडिंग अकाउंट में, नंबर बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नंबर सी बैलेंस शीट में, या नंबर डी कैश बुक में। आउटस्टैंडिंग रेंट को कहाँ पे दिखाते हैं हम, बताओ मुझे, आंसर बताओ। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर नंबर ए ट्रायल बैलेंस, नंबर बी ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर सी बैलेंस शीट, नंबर डी कैश बुक, ठीक है। तो आंसर विल बी क्या होगा, 10 सेकंड दे रही हूँ, बताओ मुझे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो कब ये किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद किया जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, सॉरी ट्रायल बैलेंस बोल दिया मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो है वो पीएल अकाउंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट, कौन सा जो है वो एसेट है, नंबर ए क्रेडिटर, नंबर बी कैपिटल, नंबर सी मशीनरी, नंबर डी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो मुझे बताओ कि कौन सा जो है वो एसेट है कंपनी के लिए। डायरेक्ट दिख रहा है यार, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैपिटल इन द बैलेंस शीट जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, नंबर ए मनी ओन्ड टू क्रेडिटर, नंबर 2 ओनर का इन्वेस्टमेंट प्लस रिटेन्ड प्रॉफिट, नंबर सी मनी ओन्ड बाय द डेटर्स एंड कैश इन हैंड। तो बताओ मुझे कैपिटल इन बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट करता है, सोच के बताओ। इसको भी, इसमें भी मैं अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगी। तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर करके बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेंट एसेट, नंबर ए बिल्डिंग, नंबर बी मशीनरी, नंबर सी स्टॉक, नंबर डी गुडविल। तो बताओ कि कौन सा जो है वो करेंट एसेट है। बहुत ही सिंपल, चलो मुझे बताओ। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टॉक। स्टॉक जो है हमारा करंट एसेट है, क्योंकि इसको 1 साल के अंदर बेच करके पैसे रियलाइज़ किए जा सकते हैं, और जो भी मैंने कंडीशन बताए थे वो सारे,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो कहाँ दिखेगा, असेट साइड में, नंबर बी लाइबिलिटी साइड में यानी कि करंट लाइबिलिटी में, नंबर सी कैपिटल साइड और नंबर डी रेवेन्यू साइड। कहाँ दिखेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी? इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने आज किए हैं, इसके आंसर भी आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड अंडर नंबर ए असेट, नंबर 2 लाइबिलिटी, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 रेवेन्यू। बताओ प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ क्लासीफाई किए जाते हैं, कहाँ दिखाए जाते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा इसका ट्रीटमेंट, तो बताओ मैंने कहाँ दिखाया था आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जिसके मैंने पैसे पहले से दे रखे हैं, उसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। किस में करेंगे चलो बताओ मुझे। तो द आंसर इज असेट, करेंट असेट में दिखाते हैं हम लोग। शेयर कैपिटल जो है वो अपीयर होता है ऑन असेट साइड में, नंबर बी लाइबिलिटी साइड में, नंबर सी पीएल अकाउंट, नंबर डी कैश बुक। तो बताओ कहाँ पे होता है शेयर कैपिटल? तो ऑप्शन इज आंसर नंबर बी, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल और इक्विटी में दिख रहा होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे PYQ दिए हुए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरी वाले भी आते हैं, वन लाइनर भी आते हैं, अकाउंट से हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल वाले उठाए हुए हैं कि आप देखो कि इसी चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस, ये आपका ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट मतलब कि पार्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस ऐसे दिया हुआ है। ट्रेड जितनी ज़रूरी है क्वेश्चन में वही दिया गया है। ट्रेड रिसीवेबल यानी कि मोटा मोटी देखें तो डेटर, जिससे मुझे पैसे मिलने हैं, 25 लाख का दिख रहा है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट यानी कि कितना प्रोविज़न बनाती है कंपनी की, मान के चलती है कि इतना पैसा मुझे, मैंने जो उधार में बेचा है इसका 10% तो मुझे मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसने 1,40,000 का प्रोविज़न बना के चला हुआ है एम्प्लॉय ने। और बैड डेट 40,000 यानी कि 40,000 कन्फर्म हो गए कि ये नहीं मिलेंगे। हो सकता है वो लोग गाँव छोड़ के चले गए, हो सकता है कुछ भी हुआ होगा, लेकिन कन्फर्म हो गए कि 40,000 जो है उनको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो एडिशनल बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर जो है कह रहा है 2 लाख, यानी कि 40,000 तो बैड डेट हो ही गए जो नहीं मिलेंगे, बोल रहा है और भी 2 लाख हो गए कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। द फर्म हैज़ अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 10% के बराबर रखने का पॉलिसी है, ठीक है। द अमाउंट जो है कितना प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा। देखो यहाँ पे क्या है कि ट्रेड रिसीवेबल जो है वो तुम्हारा दिख रहा है यहाँ पे 25 लाख का, जिसमें से कि 2 लाख जो है वो तुमने माइनस कर दिए क्योंकि एडिशनल जो है बैड डेट हो गए, ये मतलब हो गए, डिक्लेयर्ड है कि ये पैसे नहीं आएंगे। 23 लाख बच गया। अब क्या कह रहा है कि कंपनी जो है ये प्रोविजन बना के चलती है 10% कि इतने पैसे नहीं आएंगे, तो 23 लाख यहाँ पे करेंटली रिकॉर्ड है, उसका 10% का बनाएंगे हम। 23 का 10% 2.3 लाख। हमारा करंट अभी एग्जिस्टिंग कितना बनाया हुआ है, तो 1,40,000, तो कितना घट रहा है, 2,30,000 में 1,40,000 घटा दो तो 90,000 बचा, ठीक है। तो ये हमारा न्यू रिक्वायर्ड प्रोविजन है, इतना बनाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है वो डिनोट करता है ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने आपको बोला था ग्रॉस प्रॉफिट से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे बताओ, सबसे पहला ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, नंबर 2 है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यही मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, हमारे क्लासेस से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। अगला देखो यहाँ पे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, 2020 का क्वेश्चन है ये। व्हेन आर द करेंट लाइबिलिटी पेएबल, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, टाइप ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। बेसिक से भी क्वेश्चन कर दे रहे हैं यार ये लोग, ठीक है। तो विद इन अ ईयर, आफ्टर 1 ईयर एंड विद इन 5 ईयर एंड सब्जेक्ट टू कंटिजेंसी। तो विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर आपको पे करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आप देखोगे एग्जाम की, ये 2017 का EPFO का क्वेश्चन है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे जो है वो 25% है एंड सेल वैल्यू क्या है, 20 लाख सेल वैल्यू है। 20 लाख लिख दिया हमने सेल वैल्यू। अब हम निकालेंगे क्या ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे निकलता है देखो यहाँ पे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप देख रहे हो कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से, बाकी तो टॉपिक छोड़ ही दो अभी। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो मैंने क्या बताया था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स आप बेच रहे हो उसको बनाने में कितना का कॉस्टिंग लगा। तो 20 लाख जो है, सबसे पहले तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो आप पहले इसका निकालो 100/125, ये निकले 16 लाख, ठीक है। 16 लाख में जब सेल वैल्यू माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक थी। इससे हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है। आप इस पर ज़रूर जाके PYQ के क्वेश्चंस लगाना। अगर क्वेश्चंस नहीं बने इससे तब भी ये 2 क्लासेस में मुश्किल से 1 घंटे की क्लास होगी, दोनों मिला करके नहीं समझ में आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं उसको पक्का जो है वो ट्राई करूँगी एड्रेस करने की, ठीक है। तो बस यही थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।